गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम करने जा रहे हैं चीन की विदेश नीति के विकास के चरण, और इसमें प्रथम चरण है उग्र नीति का, जो चला था 1949 से 1953 तक। और इस चरण में 1949 में, जैसा आपको पता है, चीन में साम्यवाद के शासन की स्थापना हुई, और एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के देशों का एक ट्रेड यूनियन सम्मेलन 1950 में बुलाया गया, जिसके तहत लिट शाओ ची ने घोषणा की कि हमारे सम्मेलन को समूचे एशिया में राष्ट्रीय मुक्ति के युद्धों का समर्थन करना चाहिए। और इसी के तहत उन्होंने 2 उद्देश्य बताए चीनी साम्यवादियों ने अपनी विदेश नीति के। पहला, चीन में से जितना भी विदेशी प्रभाव है वो बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, और दूसरा, चीन का एकीकरण करके सब चीनी प्रदेशों को साम्यवादी शासन के तहत लाया जाए। 24 अक्टूबर 1950 को पीकिंग रेडियो ने भी ये घोषणा की कि तिब्बत को मुक्त कर दिया जाए, और 1952 के उत्तरार्ध में भी उसने अपनी युद्ध की नीति में परिवर्तन किया, जिसके कुछ कारण थे। वो क्या कारण थे? पहला, व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयाँ। दूसरा, 1952 में स्टालिन ने ये घोषणा की कि पूंजीवाद और साम्यवाद का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संभव है। और तीसरा, चीन द्वारा अनुभव करना कि संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया में अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ा रहा है। चौथा कारण, घरेलू कारण, जैसे कोरिया के युद्ध ने चीन की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भारी प्रभाव डाला। तो इन कारणों की वजह से चीन ने अपने सहयोग की नीति जो है उसको शुरू किया, और इस प्रकार 1954 से 1957 तक जो सह अस्तित्व की नीति है उसको चीन ने अपनाया। 1952 में चीन ने श्रीलंका के साथ चावल के बदले रबड़ लेने का समझौता किया, और पीकिंग में 1952 में एशियन तथा पैसिफिक सम्मेलन जो है शांति का, उसका आयोजन किया गया। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अनुरोध किया कि वह वियतनाम, मलाया तथा अन्य देशों में युद्ध समाप्त करके संधि वार्ता द्वारा न्यायपूर्ण समझौते करवाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चाउ एन लाई ने 2 कार्यों से अपने को शांतिप्रिय सिद्ध किया। क्या? पहला, प्रवासी चीनियों के संबंध में इंडोनेशिया से संधि करके उसने ऐसी चीनियों की आकांक्षाओं से संत्रस्त एशियाई देशों को आश्वस्त किया। और दूसरा कार्य उसने यह किया कि ताइवान क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए संधि वार्ता का प्रस्ताव किया। तो इस प्रकार ये जो युग था 54 से 57 तक, ये सह अस्तित्व की नीति का युग था। फिर आते हैं हम 57 से 69 की नीति के युग को लेकर। तो इसके अंतर्गत उसने एक बार फिर आक्रामक युद्धवादी नीति का प्रयोग किया, और इस नीति को अपनाने के भी कई कारण थे। पहला कारण, सोवियत रूस द्वारा पहला स्पुतनिक उड़ाकर तथा अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र बनाकर अपनी सैनिक और वैज्ञानिक उन्नति को उत्कृष्ट बनाना। और दूसरा कारण था सोवियत गुट के देशों की विलक्षण आर्थिक उन्नति। तो इस दूसरे कारण के अलावा एक और कारण भी था, वह था 1956 के हंगरी के विद्रोह के बाद पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में साम्यवाद की जो नीति है वो उसमें संशोधनों की मांग हो रही थी। तो चीन ने इसका प्रबल विरोध किया, तो इसलिए उसने उग्र आक्रामक नीति अपनाई। फिर 1963 दिसंबर में एक नवीन कूटनीतिक अभियान चीन ने आरंभ किया, क्योंकि उसका यह विश्वास था कि अफ्रीका महाद्वीप क्रांति के लिए बिल्कुल तैयार है, और इसलिए उसने अपने प्रभाव को विस्तार देने के लिए अफ्रीका महाद्वीप के जो विभिन्न देश हैं वहाँ की यात्रा करी 8 सप्ताह तक, और इसके बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई उससे यह सिद्ध कर दिया कि चीन का ये जो कूटनीतिक अभियान है यह सफल नहीं हुआ। फिर उसने 1969 से
ऑनवर्ड्स यानी उसने युआन कूटनीति प्रारंभ की। अब युआन कूटनीति पर कई बार प्रश्न आ जाता है कि यह क्या नीति है, और यह एक आमूल चूल परिवर्तन की नीति अपनाई चीन ने 1969 के बाद। चीन ने सोवियत रूस को अपना प्रधान शत्रु समझने और इससे रक्षा के लिए अमेरिका को अपना मित्र बनाने का उसमें वो किया प्रावधान, और सोवियत संघ के समर्थक लिन पियाओ जैसे नेताओं का उन्होंने सफाया कर दिया, और जो 10 लाख सोवियत सेनाओं का जो जमावड़ा था, जापान की जो नई आर्थिक महाशक्ति बना था ये देश, उसको रोकने के लिए ये सब कार्य किए। अब जो विशेषताएं थी इस काल में चीन की विदेश नीति की, वो क्या थी? व्यावहारिकता और वास्तविकता। तो अमेरिका जैसे जो गैर साम्यवादी देश थे उनसे संबंध बनाने की नीति, तोड़ फोड़ की नीति को छोड़ना, तटस्थ देशों को मित्र बनाना और अपने प्रभाव को बढ़ाना, ये सारी नीतियां शामिल हैं। अमेरिका की जो डॉलर कूटनीति थी उसका जवाब चीन ने युआन कूटनीति से दिया। ये क्या नीति थी? इसके अनुसार उसने 1971 में एशिया और अफ्रीका के जो विभिन्न देश हैं उनको $2 अरब के मूल्य की सहायता दी, ताकि वो साम्यवाद अपनाएं और चीन का समर्थन करें विश्व राजनीति में। और इस काल में उसने विभिन्न देशों के साथ संवाद की नीति को शुरू किया। जैसे उसने 1971 में अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे हेनरी किसिंगर, उनसे बात की, और चीन इसी प्रकार राष्ट्रपति निक्सन ने भी चीन की यात्रा की 1972 में। फिर 1979 में अमेरिका चीन में व्यापारिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक समझौते भी हुए। चीन और जापान में $20 अरब के व्यापारिक समझौते हुए, और चीन जाने वाली जो जापानी सैलानी हैं यानी टूरिस्ट हैं, उनकी संख्या जो 8,000 थी 1972 में, वो बढ़कर के 30,000 तक पहुंच गई 1977 में। फिर 1978 में वियतनाम चीन तनाव हुआ, और 1979 के चीन वियतनाम युद्ध ने चीन को यह भी एहसास करा दिया कि समानता के आधार पर ही राष्ट्रों से संबंध बनाए रख सकते हैं। उनको नीचा दिखाकर, उनके ऊपर आक्रमण करके और उनके ऊपर दबाव बना करके कोई कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। 24 अगस्त 1992 को चीन व दक्षिण कोरिया ने औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध जो हैं वो स्थापित करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ दोनों देशों के बीच 3 दशक पुरानी जो शत्रुता थी वो समाप्त हो गई। फिर 17 से 19 दिसंबर 1992 को चीन की यात्रा की बोरिस येल्त्सिन ने, और सोवियत संघ के विघटन के बाद किसी भी रूसी नेता की यह पहली यात्रा थी, और दोनों देशों ने एक 21 सूत्रीय संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह कहा गया कि चीन व रूस एक दूसरे को मित्र मानते हैं और वे हथियारों से लेकर परमाणु ऊर्जा तक के क्षेत्रों में व्यापक सहयोग करेंगे। फिर 11 से 14 मार्च 1994 में अमेरिका के विदेश सचिव वॉरेन क्रिस्टोफर ने भी बीजिंग की यात्रा की, और अमेरिकी विदेश सचिव ने चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग को कहा कि यदि चीन मानव अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उसको प्राप्त जो व्यापारिक सुविधाएं हैं वो रद्द कर दी जाएंगी। 1997 अक्टूबर-नवंबर में चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने 8 दिवसीय अमेरिकी यात्रा की, और नाभिकीय प्रसार से संबंधित सभी प्रकार की सामग्री के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने को चीन सहमत हो गया। 10 नवंबर 1997 के रूस और चीन के बीच बीजिंग और एक ऐतिहासिक सीमा समझौता पर भी हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत 4,300 किलोमीटर लंबी पूर्वी सीमा पर 300 वर्ष पुराना चला आ रहा सीमा विवाद भी समाप्त हो गया।
किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में रूसी नेता जो बोरिस येल्सिन हैं और चीनी नेता जियांग जेमिन, इनके बीच एक वार्ता हुई जिसका मुद्दा था राजनीतिक सहभागीदारी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रश्न। और इन वार्ताओं में इन्होंने गर्मजोशी से भाग लिया और दोनों ने राजनीतिक दूरियों को पाटने के लिए काम किया। 16 जुलाई 2001 को मॉस्को में रूस और चीन के मध्य एक नई मैत्री संधि हुई जिस पर राष्ट्रपति पुतिन व चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने हस्ताक्षर किए और ये 20 वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। और इस संधि में दोनों देशों को सदैव मित्र व शत्रु कभी नहीं, ये इस बात का निरूपण इन्होंने किया। 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 3 दिवसीय भारतीय यात्रा की और 18 सितंबर को भारत के साथ 12 करारों पर हस्ताक्षर किए। और 2015 में जिनपिंग ने पाकिस्तान की यात्रा की। यात्रा के दौरान जितने भी 51 समझौते हुए उसके अंतर्गत चीन पाकिस्तान में $46 अरब का निवेश करेगा, इस बात को उसने स्थापित किया। 14 से 16 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीन का दौरा किया और 64,000 करोड़ के 24 समझौतों पर हस्ताक्षर किया। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं ज़रूरी बता दूँ कि चीन जो है वो हमेशा से पीठ पर छुरा भोंकने का कार्य करता है और हमारे साथ यही हुआ 1962 में भी। और अब जो गलवान इंसिडेंट है उसने भी इस बात को स्थापित कर दिया है कि चीन कहता कुछ है और करता कुछ है और इसीलिए हमें उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए और उसके साथ जो संबंध हैं उसमें बराबरी का दर्जा यदि हमें लाना है तो उसी की नीतियों से उसे हराना चाहिए। इस बात को हम और विस्तार से देखेंगे, मैं अलग से ये टॉपिक लूँगी, भारत चीन संबंध। अब फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर मैं आपको अगले क्लास में जो चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर बात हम करेंगे, जैसे बदलाव के मार्ग की नीति, आक्रामकता की नीति और चारा एवं छड़ी की नीति। इन सब बातों को हम समझेंगे और फिर हम मूल्यांकन करेंगे चीन की विदेश नीति का। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।